Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of May 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं जहां पर बेसिक पेपर फ्री है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स भी आते रहते हैं। इसके अलावा आपको डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली पब्लिश होती है इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर इज लिटिल सक्सेस वेयर देयर इज लिटिल लाफ्टर। आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। क्वालिटी क्रैकडाउन टू हिट चाइना इम्पोर्ट। तो रिसेंटली हमें इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल QCO ऑर्डर्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना से गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इंडियन इंडस्ट्री है जो कि चाइना से सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस या असेंबल करके फाइनल गुड्स जनरेट करती हैं इंडिया में, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये जो सिचुएशन है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन बाय इंडियन गवर्नमेंट मे इम्पैक्ट द इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ गुड इन अपकमिंग टाइम। और इसके अलावा एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स रिसेंटली पास आउट किए हैं। इसके अलावा चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं उनके रिएक्शन को लेकर के भी अनसर्टनिटी बनी हुई है और उसकी वजह से जो चाइना की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं दे आर नाउ प्रॉन फॉर इंस्पेक्शन आफ्टर द रीसेंट कोविड-19 वेव। तो जो कोविड-19 की वेव्स बार बार चाइना में आ रही हैं उसकी वजह से जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनका इंस्पेक्शन और ज़्यादा डिज़ायरेबल हो गया है। और जो चाइनीज़ ऑफिशियल का जिस तरीके से अनसर्टन बिहेवियर रहा है, इन सब की वजह से इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइनीज़ गुड्स को, स्पेशली रॉ मटेरियल्स को और सेमी फिनिश्ड गुड्स को, वो इंपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है इंडियन इंडस्ट्री को। तो इंस्पेक्शन बाय BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैव बिकम क्रूशल at this moment of time where Indian government or Indian regulatory authorities are mandating the certification on certain products। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जिन जिन प्रोडक्ट्स और सेक्टर के अगेंस्ट QCO ऑर्डर इशू किया है यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया है, अब उन प्रोडक्ट्स के जितने भी कंसाइनमेंट चाइना से आ रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी हो गया है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। और उसको कौन इंस्पेक्ट करेगा? उसको इंस्पेक्ट करेगा BIS। तो ऐसा कहा जा रहा है इस क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जो चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट आता है इंडिया में वो कहीं ना कहीं हॉल्ट करेगा। एक तो डिले होगा कंसाइनमेंट में क्योंकि इंस्पेक्शन होना होगा, फिजिकल इंस्पेक्शन होना होगा। इसके अलावा कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हो सकता है वो क्वालिटी पैरामीटर्स पर फिट ना हो तो उनको रिटर्न भी कर दिया जाए। So because of the announcement of hundreds of QCO now requires the custom officials to block the products that are not compliant with the Indian standard in terms of quality। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने अप्रॉक्सीमेटली 115 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए हैं 675 प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, और जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 14 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं दे आर अंडर कंसिडरेशन। तो इतना रेंज रहा इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का। तो डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेटली 675 जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो चाइना से आ रहे हैं उनका फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, या तो BIS करेगा या कस्टम ऑफिशियल्स करेंगे। तो प्रोडक्ट कंसाइनमेंट में डिले भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट कंसाइनमेंट जो है उनको रिटर्न भी किया जा सकता है या ब्लॉक भी किया जा सकता है अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। और अगर इन प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करें तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, फुटबॉल, व्हील रिम्स, केमिकल्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स के लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ होती है, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इस पर्टिकुलर 675 प्रोडक्ट्स की रेंज में आ रहे हैं। इट मीन्स अगर हम देखें तो एयर कंडीशनर से लेकर के क्लोथिंग तक के कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की रेंज में आ रहे हैं।
और इन सब प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल की वजह से, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की वजह से इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मशीनरी, ऑटो पार्ट और मेडिकल सप्लाईज जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे सेक्टर्स में जो प्राइमरी डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड को लेकर के, वो चाइना से आने वाले इम्पोर्ट पर ही है। और अगर हम चाइना से आने वाले इंपोर्ट का रीसेंट डेटा देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है यानी 23 में अप्रॉक्सीमेटली $98.51 बिलियन का टोटल इंपोर्ट हुआ है चाइना से, अगेंस्ट $94.57 बिलियन इन प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में, फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में 23 में हमें इंपोर्ट ज़्यादा दिख रहा है एज पर द ऑफिशियल नंबर्स रिलीज बाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। हालांकि इंडिया के साइड से ये जवाब आया कि इंडिया किसी भी तरह के इंपोर्ट्स को ब्लॉक नहीं कर रहा है। अब चूंकि चाइना में ट्रैवल को लेकर रिस्ट्रिक्शंस है तो इंस्पेक्शंस जो है वो हो नहीं पा रहा है, तो इंडिया में उनका इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिज्यूम करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिलहाल वी आर नॉट ब्लॉकिंग एनी कंसाइनमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, ऐसा करना है इंडियन ऑफिशियल्स का। तो दिस इज चाइनीज चेकर। दिस इज द शेयर ऑफ परसेंटेज की सेक्टर इन टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो किस सेक्टर के लिए ज़्यादा इंपोर्ट आता है, तो देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल, अदर केमिकल, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इन्वेस्टर्स फंड रिजेक्ट सेबी प्लान टू लेट कंपनीज डू रिफंड्स। द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IEPFA भी बोलते हैं, द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करती है। तो इस पर्टिकुलर बॉडी ने रिसेंटली सेबी का एक जो प्रपोजल था उसको टर्न डाउन कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या प्रपोजल था सेबी का? टू लेट द कंपनीज हैंडल इन्वेस्टर्स क्लेम एंड रीफंड शेयर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम हेल्ड इन डेजिग्नेटेड फंड। तो रिसेंटली स्टेक कंसल्टेशन की मीटिंग हुई थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की मीटिंग हुई थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। और उस मीटिंग में सेबी ने सजेस्ट किया था कि जो रिफंड प्रोसेस है, किसकी रिफंड प्रोसेस? जो अनक्लेम्ड असेट्स हैं उनकी रिफंड प्रोसेस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEAF है उसके अकॉर्डिंग करी जा सकती है, उसके लाइन के अकॉर्डिंग उसको मॉडल किया जा सकता है, विच होल्ड अनक्लेम्ड फंड ऑफ बैंक डिपॉजिटर्स। तो बैंक डिपॉजिट्स में जो ऐसे कुछ फंड होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, FDR होते हैं, जिनका कोई नॉमिनी नहीं होता, जो अनक्लेम्ड रहते हैं, उनको RBI में डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEAF के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो उसी के लाइन में सेबी ने बोला था कि कंपनीज में भी हम यही कर सकते हैं कि कंपनी में जो अनक्लेम्ड फंड है, जो रिफंड शेयर्स हैं, डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, इन्वेस्टर्स क्लेम है, उनको भी इसी तरीके से हम मॉडल कर सकते हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। बट उसको लेकर के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फंड। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है अनक्लेम्ड फंड, और जो कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स क्लेम होते हैं, रिफंड शेयर्स होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं, इंटरेस्ट इनकम होती है, ये इनमें डिफरेंस है। हालांकि अगर हम इस पर्टिकुलर मीटिंग की बात करें तो IEPFA ने जो रिफंड बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स क्लेम बाय इन्वेस्टिंग कंपनी है, इस पर्टिकुलर प्रपोजल को तो अप्रूव कर दिया कि जो किसी भी जो इन्वेस्टर्स है उसका जो रिफंड है वो कंपनी, जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया उस कंपनी के वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो वेरीफाई करेगी एंड बैंक डायरेक्टली रिफंड्स द डिपॉजिटर्स क्लेम एंड सीक रीइंबर्समेंट फ्रॉम द DEAF मेंटेन बाय RBI। तो कुछ प्रपोजल्स को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो मेजर प्रपोजल था कि इसको DEF के अकॉर्डिंग मॉडल किया जाए तो उसको फिलहाल के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया है सेबी के इस प्लान को, इस प्रपोजल को, जिसमें कंपनीज को अलाउ किया जा रहा था कि वो रिफंड की सारी प्रोसेस को इनिशिएट करें, सारी प्रोसेस को मैनेज करें। रिफंड किसका? क्लेम्स का, रिफंड शेयर्स का, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम का। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। EU ब्रेसेस फॉर पोटेंशियल UAE क्लैश ओवर फॉसिल फ्यूल एमिशन। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज को लेकर के अगर हम बात करें तो UN के जो ऑफिशियल्स से, कई सारे ऑफिशियल्स ने ये भी बोला कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के गोल को अचीव करने के लिए प्रोग्रेस चल रही है, उस प्रोग्रेस को देखते हुए ये क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में हम क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड जितने भी गोल्स या टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर उन टारगेट्स को अचीव करना है तो कंट्रीज़ को और ज़्यादा रिजिलियंट होना पड़ेगा और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा ऑन दीज
क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट। जो कंट्रीज एक्चुअली जिस तरीके से काम कर रही हैं और जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं क्लाइमेट टारगेट्स और क्लाइमेट गोल्स को लेकर के, दैट पर्टिकुलर प्रोग्रेस इज नॉट, और दैट पर्टिकुलर पेस इज नॉट एक्चुअली सफिशिएंट। और ऐसा यूनाइटेड नेशन में कई सारे ऑफिशियल्स ने कहा, और रिसेंटली क्लाइमेट चेंज गोल्स को लेकर के, टारगेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस और आर्ग्यूमेंट्स भी स्टार्ट हो गया है। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ईयू ने रिसेंटली कार्बन टैक्स भी इम्पोज किया था। उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस कार्बन टैक्स को। और अभी लास्ट टाइम जो यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट समिट हुई है शर्म अल शेख में, वहाँ पर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये भी बोला है कि वो क्लाइमेट जो चेंज से जो डैमेज होता है उसके पेमेंट के लिए या उसके लॉस को रीपे करने के लिए एक फ़ंड क्रिएट करने के लिए भी तैयार है, जिसकी बहुत टाइम से डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि एक फाइनेंस फैसिलिटी होनी चाहिए टू पे फॉर द लॉसेस एंड डैमेज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, जिसमें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू अर्थ को, क्लाइमेट को, इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें तो वो अभी भी उतना नुकसान या उतना डैमेज नहीं कर रहे हैं इकोलॉजी को, क्लाइमेट को, जितना कि इन डेवलप कंट्रीज़ ने किया है। तो उसको लेकर के जो 27 मेंबर्स का ब्लॉक था वो फिलहाल के लिए एग्री है कि ओके, वी आर एग्रीइंग ऑन creating this finance facility, but अगर कंट्रीज एग्री करते हैं कि वो अपने जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट को टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इसको स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू, वी विल क्रिएट दिस फाइनेंस फैसिलिटी। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करने की बात हो रही है वो कंडीशनल है। यहाँ पर COP27 में की जो फाइनल डील हुई थी उसमें ये भी कहा गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा, बट जो कंट्रीज़ हैं उनको फॉसिल फ्यूल फेज आउट करने में जो अपनी स्पीड है, जो अपना एग्रेशन है, जो अपना कमिटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करना होगा। और जो UN के जो क्लाइमेट चीफ हैं, यानी जो यूरोपियन जो 27 मेंबर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, दैट इज EU। तो EU के जो यूनियन क्लाइमेट चीफ हैं उनका ये कहना है कि देयर इज नो वे दैट वी आर गोइंग टू अचीव any of our goal if we do not do more on mitigation। तो EU इस समय कार्बन एमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो डिज़ायर कर रहा है कि जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी मिटिगेशन को और क्लाइमेट चेंज गोल्स को लेकर के और एग्रेसिवली काम करें, देन ओनली जो एमिशन से रिलेटेड जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। सो लेट अस सी कि आगे क्या होता है फिलहाल के लिए। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। NIIF टारगेट $1 billion funds to support infra development. So NIIF stands for National Investment and Infrastructure Fund। कब इस्टेब्लिश किया गया था ये फंड? फरवरी 2015 में NIIF को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कौन से रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करते हैं। तो इट वॉज फाउंडेड टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फॉर मैक्सिमाइजिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल प्रोजेक्ट्स। Commercially available projects include both types of project, greenfield investment or brownfield investment. So NIIF was set up as a sovereign wealth fund and registered with SEBI under SEBI Regulation Act 2012 as a Category 2 AIF. AIF stands for Alternative Investment Funds and it provides long-term capital for infra-related projects. And there are a lot of type of funds that NIIF use, that master fund, funds of fund, strategic funds। तो यहाँ पर बात हो रही है funds of funds की। तो जो NIIF है वो टारगेट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली $1 billion funds of funds to support the infrastructure development। तो ये सेकेंड इसका फंड ऑफ फंड है एक्सरसाइज टू रेज अप्रॉक्सीमेटली $1 billion फंड। और ये $1 billion फंड कहाँ यूज होगा? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जो ऐसे वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उनके डेवलपमेंट के लिए ये फंड यूज किया जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड टाइम NIIF इज एक्चुअली रेजिंग फंड थ्रू FOF प्रोसेस। सो लेट अस सी कब ये एक्चुअली फंड रेजिंग प्रोसेस एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ई-वे बिल्स इन अप्रैल कंटिन्यू टू बी रोबस्ट डिस्पाइट डिप। So generation of electronic permits for goods transport that within the states or across the states has declined slightly from the record high 19.9 million जो record high अचीव किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, उससे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 84 मिलियन तक पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन अभी भी दिस इज द रोबस्ट रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक परमिट जनरेशन और अभी तक का ये सेकेंड हाइएस्ट फिगर है टिल द डेट। जो GSTN स्टैंड फॉर GST नेटवर्क। तो GSTN से जो
डेटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल के मंथ में जो इलेक्ट्रॉनिक परमिट और ई वे बिल जनरेशन रहा है वो 84 मिलियन रहा है अगेंस्ट 90.9 मिलियन इन द मंथ ऑफ मार्च। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, ड्रग सेल्स वॉल्यूम फ्लैट एट प्री पैंडेमिक लेवल। तो बेसिकली रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ है मार्केट रिसर्च एजेंसी, एक मार्केट रिसर्च एजेंसी है जो कि फार्मा रैक के नाम से जिसको हम जानते हैं AWAS का डेटा पब्लिश हुआ है और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो ड्रग का सेल वॉल्यूम है वो अपने प्री पैंडेमिक लेवल तक स्टक कर चुका है, बट जो प्राइस ग्रोथ है वो उसने वैल्यूएशन जो है वो इम्प्रूव किया है। तो अगर हम अप्रैल के मंथ का ड्रग सेल वॉल्यूम देखें वो प्री पैंडेमिक लेवल के इक्वल ही है। इवन द वैल्यूज हैज़ बीन ड्रिवन बाय प्राइस ग्रोथ। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि सेल जो है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक ही अभी स्टक है, लेकिन प्राइस जो है ड्रग्स के वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यूएशन जो है, जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है एज पर दिस मार्केट रिसर्च एजेंसी। तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है जिसको IPM के नाम से भी हम जानते हैं, उसका जो वॉल्यूम है अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 0.21% से ग्रो किया है इन कंपैरिजन टू प्री पैंडेमिक। यानी अप्रैल से अगर हम देखें तो अप्रैल 2019 के कंपैरिजन में अप्रैल 2023 में केवल सेल वॉल्यूम में 0.1% का इंक्रीज देखने को मिला। दिस इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज, बट प्राइस इंक्रीज की वजह से जो वैल्यू में ग्रोथ है वो ज़्यादा दिख रही है। और जो की थेरेपी एरियाज जहाँ पर ज़्यादा ड्रग सेल हो रही हैं वो कार्डियक, एंटी डायबिटिक, विटामिन, all these have shown the negative volume और कंजप्शन ग्रोथ, जबकि जो सम थेरापेटिक ड्रग्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी, एंटी इन्फेक्टिव, पेन, इनमें हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही फ्रॉम अप्रैल 2019 टू अप्रैल 2023। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनमें निगेटिव ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम, जबकि रेस्पिरेटरी, एंटी इन्फेक्टिव और पेन रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उस सेगमेंट में हमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि जो भी ग्रोथ है सेल के वॉल्यूम है ये प्री पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रही है। ऑन फुल ईयर और मूविंग एनुअल टर्नओवर मैट बेसिस टू द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सेल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो 2019 के कंपैरिजन में केवल 6% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है मूविंग एनुअल टर्नओवर में। यानी 2019 से लेकर के 2023 तक अगर हम डेटा कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट अगर हम सेल वॉल्यूम देखें तो विटामिन्स की जो टैबलेट्स हैं वो 2.2% से डी ग्रो हुई हैं। की क्रॉनिक थेरेपीज जैसे कि कार्डियक हो गई, एंटी डायबिटिक्स हो गई, उन्होंने भी सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर करी है इन कंपैरिजन टू 2019 लेवल, जबकि इतने लंबे पीरियड में जो की थेरापेटिक ड्रग्स हैं, जो ड्रग वॉल्यूम है, सेल है, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना चाहिए था। दिस इज द कंजप्शन ट्रेंड यूनिट सेल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड MAT यूनिट सेल। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं फार्मेसी में उसमें कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला है और परसेंटेज चेंज कितना है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एट रिकॉर्ड 795 टन्स RBI's गोल्ड रिजर्व सी शार्प ऑन ईयर स्पाइक। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा हमने ये न्यूज़ को पहले भी कवर किया था, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स हैं वो एग्रेसिवली गोल्ड को खरीद रहे हैं। अपना जो रिजर्व है उसमें गोल्ड का परसेंटेज इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ बनी हुई हैं, जिस तरीके से जो करेंसीज़ हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो फ्लैक्चुएट कर रही हैं, और जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, बैंकिंग क्राइसिस जनरेट होती है, इन सारे रीजंस की वजह से जो बैंक्स हैं वो एक स्टेबल कमोडिटी में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी जो वैल्यूएशन है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड इज वन ऑफ द स्टेबल और वाइडली एक्सेप्टेड कमोडिटी, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को परचेस कर रहे हैं। और इंडिया का जो RBI है वो भी इस केस में एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर हम रिसेंटली देखें RBI ने कितना गोल्ड परचेस किया है, सो द शेयर ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी एसेट्स डिप्लॉय इन ओवरसीज सिक्योरिटीज रोज टू 80.76% बाय द मंथ ऑफ मार्च 2023 from 76.53% in September 2022. So according to the Reserve Bank of India's report on management of foreign exchange reserve, जो कंट्री का जो फॉरेन करेंसी असेट्स है उसमें जो ओवरसीज सिक्योरिटीज हैं उनका परसेंटेज 80.76
7.6 तक पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ मार्च 20 और बाय द मंथ ऑफ मार्च 2023, जो कि सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली 76.53% था। तो फॉरेन सिक्योरिटी या ओवरसीज सिक्योरिटीज का जो शेयर है वो 80% तक पहुंच चुका है इन द मंथ ऑफ बाय द मंथ ऑफ मार्च। बट द शेयर ऑफ मनी kept in deposits with other central banks and banks of international settlement, जिसको BIS भी बोलते हैं, वो डिक्लाइन किया है टू 14.82% बाय द एंड ऑफ मार्च, जो कि सितंबर में 17.27% था। तो 17.27% से डिक्रीज करके 14.82% तक रह गया है क्या, द मनी डिपॉजिट्स विद अदर सेंट्रल बैंक्स एंड बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो BIS में जो RBI का पैसा है और जो अदर सेंट्रल बैंक्स में, अदर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक में जो RBI मनी डिपॉजिट करता है, उसका जो शेयर है वो डिक्लाइन किया है हमारे कंट्रीज के फॉरेन करेंसी असेट्स में। और यही सेम ट्रेंड हमें जो कमर्शियल बैंक्स के साथ जो डिपॉजिट है RBI का, उसमें भी देखने को मिल रहा है। जो कमर्शियल बैंक्स के साथ जो डिपॉजिट्स हैं, या जो स्पेशली बोले जो ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें जो डिपॉजिट्स हैं RBI के, उनमें भी हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, जो कि इस समय 4.42% है। सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली 6.2% था। तो सितंबर में जो कमर्शियल बैंक्स, ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स में जो डिपॉजिट्स थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो 6.2% थे, जो कि अभी मार्च में रिड्यूस होकर के 4.4% ही रह गए हैं एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ India's published recent reports on management of foreign exchange reserve। हालांकि अगर फॉरेन करेंसी असेट्स की बात करें तो जो हमारा असेट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली $409.69 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली 472.8 बिलियन था। और इसमें मेजर शेयर जो है वो RBI के गोल्ड का, इसमें RBI का जो गोल्ड रिजर्व है वो अप्रॉक्सीमेटली 795 टन तक पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 800 टन के आसपास जो RBI है वो गोल्ड परचेज कर रहा है, गोल्ड सिक्योर कर रहा है। रीजन बिहाइंड बैंकिंग क्राइसिस और ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से जो करेंसी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं हम देख सकते हैं, चाहे वो ओवरसीज बैंक के साथ डिपॉजिट्स हो, चाहे वो डिपॉजिट्स विद अदर कमर्शियल बैंक्स के साथ हो, उन सब में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरसीज जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स RBI जो अपना एक्सपोजर है बैंकिंग सिस्टम में, स्पेशली जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स हैं, उसमें अपना एक्सपोजर रिड्यूस कर रहा है। और गोल्ड में अगर आप देखें तो गोल्ड में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड बैंकिंग क्राइसिस। अब देख लेते हैं आज का नंबर 8, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। CIL's 1 बिलियन टन टारगेट टू स्पर माइनिंग इन स्टेट। रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी ये न्यूज़ भी कि जो नेशनल माइनर है कोल इंडिया लिमिटेड, उसने 1 बिलियन का टारगेट रखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। किस चीज़ के लिए 1 बिलियन का टारगेट रखा है? कोल प्रोडक्शन के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टन का कोल प्रोड्यूस करेगा CIL बाई फाइनेंशियल ईयर 26। और उसका रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिकॉज ऑफ द रीसेंट कोल क्राइसिस गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि सफिशिएंट कोल रिजर्व जो है वो मेंटेन किया जाए। तो अब जब इतना एम्बिशियस टारगेट रखा गया है 2024 से लेकर के 2026 के बीच में, तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं मिनरल रिच स्टेट्स में वो भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि माइनिंग होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा कोल का। तो CIL हैज़ वर्क आउट अप्रॉक्सीमेटली 52 माइंस प्लान, 52 माइंस प्लान जो हैं वो CIL ने तैयार किए हैं इन ऑर्डर टू मीट आउट दिस प्रोडक्शन टारगेट बाय 2026, जिसमें से जो 13 है वो नई कोल माइन है और जो बाकी हैं वो जो एग्जिस्टिंग कोल माइंस हैं उनका एक्सपेंशन किया जाएगा एज पर द रीसेंट प्लान बाय CIL। और इन सारी 52 माइनिंग में जो सबसे ज़्यादा माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो झारखंड में चला जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 15 नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो झारखंड में इनिशिएट किए जाएंगे, झारखंड में स्टार्ट किए जाएंगे, ऑफ विच 3 आर न्यू एंड रेस्ट आर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोल माइंस। तो 15 जो नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो झारखंड में, जबसे 3 जो नई माइंस हैं और जो रिमेनिंग है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइंस है झारखंड की, जिनको एक्सटेंड किया जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर किसका है? झारखंड के बाद दूसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का, जिसके पास 8 से 9 कोल माइंस प्रोजेक्ट्स आए हैं एज पर द CIL प्लान, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, जिनको 7 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो डेफिनेटली जो कोल रिच और माइनिंग रिच मिनरल्स रिच स्टेट्स हैं वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ इंप्रूव होंगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल आर द टॉप मिनरल रिच स्टेट इन इंडिया। और CIL के प्लान के अकॉर्डिंग इनको भी एक सफिशिएंट नंबर में माइंस एक्टिविटी, माइंस प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। CIL के जो फर्म्स हैं, किस किस एरिया में, कंट्री किस किस लोकेशन में जो फंड्स हैं, कौन कौन फर्म्स हैं या सब्सिडरीज जिनको हम बोल सकते हैं, किस किस स्टेट्स में वो स्टैब्लिश हैं, उनके पास कितनी कितनी नई माइंस हैं, कितनी एग्जिस्टिंग माइंस का एक्सपेंशन किया जाएगा। तो आप इसको जस्ट एक आइडिया के फॉर्म में देख सकते हैं कि कितना कितना इंडिया में कोल रिजर्व्स है और किस किस स्टेट के पास है। तो मेजर जो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हैं जो टॉप स्टेट्स हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ कुछ माइंस अवेलेबल होती हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। FSDC मूड्स मोर अर्ली वार्निंग साइंस फॉर इकोनॉमी। कल की न्यूज़ में हमने कवर किया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयर करेंगी। तो इस मीटिंग में हमने ये भी कहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशंस है, करंट कंडीशंस, उसको लेकर के डिस्कशन होगा। सो अमिड द कंटिन्यूइंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन बैंक्स ऑफ द वेस्ट, द FDC काउंसिल ऑन मंडे डिस्कस द नीड फॉर मोर अर्ली स्ट्रेस इंडिकेशंस इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर टू इनेबल द रेगुलेटर्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल साइन ऑफ ट्रबल एंड डील विद देम इन एडवांसेस। तो बेसिकली जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमें बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रही है, उससे लेसन लेते हुए FSDC में ये डिस्कस हुआ कि हमें भी इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को फॉलो करना होगा जो अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं, जो बेसिकली लिक्विडिटी और फाइनेंस क्राइसिस की सिचुएशन को जल्दी से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना होगा। और अगर इंडियन बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह का ऐसा इंडिकेटर्स हमें दिखता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर भी क्राइसिस की सिचुएशन में जा रहा है, तो जो रेगुलेटर्स हैं वो टाइमली डिसीजंस लेकर के, टाइमली स्ट्रैटेजी बना करके उस स्ट्रेस को, उस क्राइसिस को मिटिगेट कर सकते हैं। तो रेगुलेटर शुड नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट विजिल बिकॉज ऑफ द इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी is very very important at this moment of time. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया फ्रिट ओवर US प्रपोजल सीकिंग टैरिफ नोटिस एट IPEF। फ्रिट की मीनिंग होती है झल्लाहट या anxious होना। तो इंडिया इज एक्चुअली anxious ओवर US प्रपोजल सीकिंग टैरिफ नोटिस एट IPEF। व्हाट इज दिस IPEF? IPEF स्टैंड्स फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको बहुत टाइम से जो US गवर्नमेंट है वो फॉलो कर रही है और इंडिया फिलहाल के लिए इस फ्रेमवर्क में पार्ट बनना चाह रही थी। बट रिसेंटली जो टैरिफ नोटिस आने वाला है उसको लेकर के इंडिया anxious है, जो कि US प्रपोज करने वाला है टैरिफ नोटिस को एट दिस IPEF, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो कई सारे जो पिलर्स है उसमें सप्लाई चेन पिलर्स में जो IPEF के जो पिलर्स है उसमें सप्लाई चेन पिलर्स में जो US गवर्नमेंट है, जो US है, वो एक टैरिफ नोटिस लाने जा रहा है, जिसको लेकर के जो इंडिया है उसका ये कंसर्न है कि दिस कुड वॉलेट द मल्टीलैटरल रूल्स एंड रिड्यूस द पॉलिसी एल्बो रूम। तो टैरिफ को लेकर के, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के जो 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं, पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा आफ्टर दिस प्रपोजल। तो उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री, जो एक्सपर्ट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका व्यू मांगा है ऑन दिस US प्रपोजल विच बेसिकली सीक्स टू एडवांस द नोटिस ऑन टैरिफ चेंज एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द 14 पार्टनर कंट्रीज ऑफ दिस IPEF फ्रेमवर्क। ये बेसिकली US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है? US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी भी इसको बोलते हैं। ये मई 2022 में लॉन्च किया गया। तो इसका सीधा सीधा जो रीज़न है, चाइना के जो डोमिनेंस है, चाइना का जो एग्रेशन है, उसको काउंटर करना इनटू इंडो पैसिफिक रीजन। अभी तक 14 मेंबर कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और अगर इस ग्रुपिंग की बात करें तो 40% जो वर्ल्ड की GDP है वो इन कंट्रीज़ के थ्रू होती है, 28% जो है ग्लोबल गुड्स और सर्विसेज ट्रेड इन कंट्रीज़ 14 कंट्रीज़ के थ्रू होता है। और इसमें कई सारे पिलर्स हैं, बेसिकली 3 पिलर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। ये 3 पिलर्स हैं। अभी ट्रेड पिलर को लेकर के अभी कॉल बाकी है, तो 4-5 पिलर्स हैं। इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन पिलर के तहत जो US है वो एक सेपरेट प्रपोजल ला रहा है, उसी प्रपोजल को लेकर के इंडिया जो है वो एनेक्शियस है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मैसिव लिथियम डिपॉजिट्स फाउंड इन राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का जो रिजर्वॉयर्स है वो देगानान, नौगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पर पाया गया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड माइनिंग ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिथियम रिजर्वॉयर is higher than the reservoir found in जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के से ज़्यादा अमाउंट का लिथियम रिजर्व है इस पर्टिकुलर माइन में। और कहा जा रहा है कि कंट्री की 80% जो लिथियम रिक्वायरमेंट है वो केवल इस राजस्थान के इस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर से पूरी करी जा सकती है अगर इसका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर किया जाए। तो अभी क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग चल रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ
जो इंडिया की डिपेंडेंसी है वो इस रिजर्वॉयर से रिड्यूस हो सकती है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, सेंटर टू रिटर्न ₹800 करोड़ टू एक्स फैक्ट्री प्राइस डिफॉल्टर्स। तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर एग्रीइंग टू रीइंबर्स द कंज्यूमर द ऑफ बोर्ड चार्जेस। जो ऑफ बोर्ड चार्जेस उन्होंने कंज्यूमर से लिए थे, स्पेशली जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर एग्रीइंग दैट दे विल रिटर्न दिस अमाउंट टू कंज्यूमर। और उसी के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला है कि वो जो 800 करोड़ सब्सिडी उन्होंने रोक रखी थी फेम के तहत, वो डिसबर्स कर देगी अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंज्यूमर ऑफ बोर्ड चार्जेस रिटर्न करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस